नमस्ते दोस्तों, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद विवेक पाठक एस्ट्रो में हम योग की बात कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। तो आज हम जिस योग की बात करेंगे वो योग है सप्त महाधनी योग। तो इसमें क्या होता है, जो टोटल 9 ग्रह होते हैं उनमें से 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ के बाकी 7 ग्रह 7 तरह के सप्त महाधनी योग बनाते हैं, जिसमें पंचम स्थान और एकादश स्थान, 5वां और 11वां स्थान पे कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग, जो उस व्यक्ति को फाइनेंशियली इतना साउंड बनाते हैं कि उसको बेसिक नीड्स की तो जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है, वो तो पूरी होती ही है। उसके अलावा हमेशा जरूरत से ज्यादा धन रहता है, तो इसीलिए इसका नाम सप्त महाधनी योग रखा गया है। इसमें क्या होता है, पहला जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में शुक्र अपनी खुद की किसी भी एक राशि में होते हुए पंचम स्थान में विराजे, सिचुएटेड हो, और 11वें स्थान में मंगल शुभ होके बैठा हो। शुभ होके बैठा हो मतलब शत्रु के साथ इसकी युति ना हो, शत्रु राशि में ना हो, ये किसी शत्रु की दृष्टि ना आ रही हो इसके ऊपर, इसकी डिग्री बैलेंस्ड हो, बहुत कम या बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसी स्थिति में ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि कौन सा ग्रह कब शुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए ये 2 में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 में हो गया, खुद की राशि में हो गया, है ना। खुद की राशि में नहीं भी होता तो किसी मित्र की राशि में हो सकता था, मान लो 5 में है फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए मित्र की राशि में है तो अभी ये खुद की राशि में। तो ऐसी स्थिति में सप्त महाधनी योग का पहला कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है जब इसका उल्टा हो जाए, जब मंगल पंचम में हो अपनी किसी भी एक राशि में, पहली मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, और शुक्र यहाँ शुभ होके बैठा हो। वो मैं समझा ही चुका हूं, शुभ होके बैठने का मतलब क्या है, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में भी सप्त महाधनी योग होता है। अगली कंडीशन आएगी जब बुध पंचम स्थान में हो और अपनी किसी भी एक राशि में हो। तो इसकी कौन कौन सी राशि होती है, 3 और 6, और 11वें में चंद्र, मंगल और गुरु हो, शुभ होके। शुभ होके का मतलब समझ गए, ठीक है। इसमें भी शत्रु की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, डिग्री सही होनी चाहिए, किसी भी शत्रु के साथ नहीं बैठे। तो मान लो चंद्र, मंगल और गुरु है और यहाँ केतु आ गया तो ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये शत्रु के साथ हो गया, है ना। और ऐसी राशि में हो जो इन तीनों की मित्र हो, तो ऐसी कौन सी राशि हो सकती है, 5 नंबर की राशि हो सकती है, कोई भी, है ना। 1 नंबर की राशि हो सकती है, बहुत सारी राशि हो सकती है जिसकी मित्र होंगी, चंद्र की भी, मंगल की भी, गुरु की भी। तो अगर केतु आ गया, शत्रु की साथ युति हो गई, दिक्कत हो गई। केतु यहाँ है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार केतु इन 2 स्थानों में नीच का होता है, तो उसकी नवम दृष्टि आ गई तो ये योग नहीं होगा। तो ये योग तो होगा लेकिन ये एक्टिव मोड में नहीं होगा, क्योंकि इसकी दृष्टि से खराब कर रही हो। तो ये कंडीशनल महाधनी योग हो गया। तो इसके हमें उपाय करने होंगे तब ये योग एक्टिव हो पाए, बात समझे। अगला सप्त महाधनी योग है जब सूर्य पंचम स्थान में हो। इसकी तो एक ही राशि होती है खुद की, तो खुद की राशि में हो और यहाँ शनि, गुरु और चंद्र हो, शुभ होके, ठीक है, शुभ होके शनि, गुरु और चंद्र हो, तब ये बनता है। अब इसमें कुछ अनोखा दिख रहा है आपको, राक्षस और देवता साथ में, और अपन ये भी बोल रहे हैं कि शुभ होके हो। तो मैंने आपको ये बताया था कि शनि और गुरु शत्रु नहीं होते। शनि और गुरु विशेष परिस्थिति में शत्रुगत व्यवहार करते हैं, ये बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। ये कर्म फल दाता है और ये धर्म की ध्वजा इनके पास है, धर्म वाले हैं। तो कर्म और धर्म कभी शत्रु नहीं होते, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में शत्रुगत व्यवहार करते हैं, तो इसलिए इन्हें शत्रु नहीं माना जाता। जब विशेषकर जब कोई योग बन रहा हो तब इन्हें शत्रु नहीं माना जाता, इस बात को ध्यान देना। और चंद्रमा और शनि शत्रु है ना, लेकिन युति गुरु के साथ बन रही है। तो जब गुरु जहां होते हैं वहां पे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। गुरु जिस जगह बैठते हैं उस समय सब गुरु की बात मानते हैं। तो अगर 2 शत्रु भी बैठे हो, कहते हैं ना जब 2 लोगों में बहुत बुरी लड़ाई हो रही होती है तो कोई थर्ड पर्सन जिसकी वो दोनों बात मानते हैं उसके सामने लड़ाई नहीं करते हैं, उसके सामने वो कहते नहीं अभी यहाँ हम अपनी बात जो गुरु कह रहे हैं वो बात मानेंगे, उसके बाद तक। तो जब भी सप्त महाधनी योग में गुरु का यहाँ उपस्थित होना होगा तो गुरु के लिए दोनों न्यूट्रल है, तो गुरु की उपस्थिति में ये दोनों
नेगेटिव व्यवहार नहीं करें, इसलिए योग बन रहा है, नहीं तो योग नहीं बन पाता। तो ये गुरु की इंपॉर्टेंस को जो हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा जो बोलते हैं ना, कि वो गुरु सबसे ऊपर माने जाते, तो गुरु की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को कैटलिस्ट कहा जाता है। तुम केमिस्ट्री, तुम साइंस वाले हो ना, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा केमिकल होता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक पर्टिकुलर रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उसे उसमें मिलाया नहीं जाएगा। कैटलिस्ट इज समथिंग जिसकी उपस्थिति अनिवार्य है, वो उसके साथ कोई केमिस्ट्री में कोई योगदान ना भी दे तो दैट इज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे गुरु कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि गुरु यहाँ है इसलिए शत्रुगत व्यवहार नहीं करेंगे और योग बन रहा है। ये बारीक चीजें हैं, ये ध्यान रखनी होगी। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब ही ऐसा होगा ना, जैसे आपने बोला वहां पे केतु आ जाता, अगर केतु आ जाता था तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि केतु अगर यहाँ गुरु है और केतु आ जाता तो ये योग नहीं बन पाता, ये वाला योग नहीं बन पाता। ऐसा व्यक्ति पैसे कमाने की तरफ बहुत मेहनत तो करता, लेकिन थोड़े से एफर्ट डालने के बाद उसे रिजल्ट नहीं मिलता तो वो गिव अप कर जाता, और जो गिव अप करते हैं वो कुछ अचीव नहीं करता। ये केतु के आने से, अभी केतु नहीं है तो गुरु इन दोनों को संभाल लेगा। ये कर्म वाला है, वो कहना ठीक है यार, तो मुझे तो वैसे भी कर्म ही करना है, जो भी कर्म करना है। गुरु ने चंद्र बहुत कंफर्टेबल फील करता है गुरु के साथ, ठीक है। ये सभी हाउसेस में है ना, ये सभी हाउसेस में रहते हैं, मित्र है ना, चंद्र और गुरु तो मित्र हैं, तो वो तो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और गुरु के साथ तो कोई भी कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि गुरु क्या करता है, वो जो गुरु के साथ होता है उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, सिर्फ गुरु का प्रेजेंस माना जाता। तो फिर इनकी इंडिविजुअलिटी अगर खत्म हुई तो ये इनकी शत्रुता भी खत्म हो गई। तो यहाँ पे गुरु ही गुरु है केवल, ठीक है। लेकिन शनि का होना और चंद्र का होना भी जरूरी है। चंद्र कंटिन्यूअस सस्टेनेबल कंटिन्यूअस को बताता है कि भाई सही स्पीड से चलते रहने को, आगे बढ़ते रहने को। शनि धैर्य को बताता है, कर्म करते रहने को बताता है। इसलिए इन सब के मान के चलो ये 3 केमिकल्स हैं, इन 3 केमिकल्स को इस यहाँ रखा और एक केमिकल को यहाँ रखा, तो जो 2 केमिस्ट्री बनेगी वो सप्त महाधनी योग में से एक धनी योग बनाएगी, ऐसे समझो। ठीक है सर, जैसे बिल्कुल मान नहीं करे, पता चला गुरु कमजोर हुआ तो फिर वो नहीं हो पाएगा। पता चला गुरु नीच का हो गया, दिक्कत हो गई। गुरु नीच का भी हो गया और थोड़ी कम हो गई, और शनि और मान लो गुरु तो अच्छा है, खुद की राशि में ही बैठा है, मान के चलो, तो भी उसकी डिग्री मान लो 0 to 2 है या 29 30 है, 29 30 है, तो वो कंडीशनल योग बन जाएगा। तो गुरु को उनको मजबूत करना हो। जब हम ये सभी के लिए है क्या तो सभी का ही बैलेंस होना चाहिए। यस, तीनों का एक इस केमिस्ट्री क्या होती है, कोई भी जब हम केमिकल बनाते हैं तो सबके एक प्रोपोर्शंस होते हैं, जरा भी प्रोपोर्शंस ऊपर नीचे गए तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, है ना। इट्स अ केमिस्ट्री अगेन। अब आया अगला, शनि 5th हाउस में अपनी दोनों में से किसी एक राशि में और सूर्य और चंद्र शुभ होके बैठे हो, तब ये सप्त महाधनी योग बनता है 5वें तरह। अब यहाँ पे क्या देखने वाली चीज है, सूर्य के साथ जो भी आता है वो अस्त हो जाता है, तो इनकी डिग्री सफिशिएंट दूरी पे होना चाहिए। अगर ये अस्त हो गया तो नहीं हो पाएगा, तो इसे मजबूत करना पड़ेगा। अस्त करने के लिए बहुत सारे योग बनाने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे, तब वो लेवल पे पहुंचेगा, कंडीशनल हो जाएगा। पता चला ये नीच का हो गया तो फिर तो योग बनेगा ही नहीं। तो मित्र राशि में हो, चाहे मंगल की राशि में होगा तो चंद्रमा नीच का हो गया। एक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एक वीक तो रहेगा सर इसमें, नहीं कोई जरूरत नहीं। आप डेफिनेशन समझो, मित्र राशि में होना चाहिए। मान लो 1 नंबर की राशि में सूर्य की भी मित्र है, चंद्र की भी मित्र है, लेकिन जब सूर्य के पास में कोई भी ग्रह आता है तो वो अस्त होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो इनकी डिग्री देखनी पड़ेगी। जैसे सर मेरा कहने का मतलब ये सूर्य की 18 डिग्री, ठीक है, मतलब 18 अच्छा है। और फिर इसके बाद में इसकी मान लो इसकी 7 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। 9 डिग्री से जैसे ही कम होगा, एक थंब रूल समझ, 9 डिग्री से जैसे ही कम होगा तो उतना मतलब वो अस्त होना शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया। अब अगला आया, इसमें और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फर्स्ट वाला जो हमने देखा था सर, जिसमें हमने इधर हमारा शुक्र था उधर मंगल था और रिवर्स भी हो रही थी, इनमें वैसा नहीं होगा। देखो डेफिनेशन इनमें नहीं हो रहा, डेफिनेशन समझो इसकी डेफिनेशन ये है, 7 जो ग्रह हैं राहु केतु को छोड़ के, उनमें से कोई भी ग्रह पंचम में बैठे खुद की राशि में, और उसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं वो यहाँ बैठे, जो हर एक में अलग अलग है, और वो शुभ होके बैठे, गलत युति में ना हो, सही डिग्री हो, गलत
ग्रह की दृष्टि ना आ रही हो, ठीक है, तो तब जाके वो योग को बना। ठीक है। अब अगला, गुरु अपनी आइदर राशि में 9वीं या 12वीं राशि में होके यहाँ बैठे और बुध यहाँ बैठ के शुभ हो। अब क्या बोलते हैं, अगर यहाँ मान लो गुरु की 12वीं राशि है तो ये 6वीं में हो जाए तो ये भी उच्च का हो गया और ये स्वग्रह ही हो गया। ये मित्र की राशि में होना चाहिए, चाहे पंचम में हो, कुछ भी हो, मित्र की राशि में होना चाहिए और ये अपनी राशि में होना चाहिए। अब तुम पूछ रहे थे ना ऐसा क्यों होता है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। आखिर ऐसी सिचुएशन में ही क्यों सही होता है, क्यों महाधनी योग बन रहा है। गुरु का किस घर में बैठा है, पूर्व की बैगेजेस, पास्ट कर्मा, पूर्वजों से मिलने वाले आशीर्वाद, प्राइमरी एजुकेशन, वाणी, संतान के घर में बैठा हुआ है, पूर्वजों के घर में बैठा हुआ है, ज्ञान का स्वामी, ठीक है, अच्छी स्थिति में। और बुध अर्निंग के स्थान पे बैठा है, तो जब ज्ञानी बुध कौन है, यंग है, एनर्जेटिक है, कम्युनिकेटिव है, इंटेलिजेंट है, तो जब ये दो लोग ऐसी सिचुएशन में कहीं बैठेंगे तो वो बहुत महाधनी योग का निर्माण करेंगे। बुध अर्निंग में बैठा है तो अर्निंग को बढ़ाएगा अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इंटेलिजेंस प्रोसेसर होती है, आप हाउ टू प्रोसेस द नॉलेज व्हाट यू हैव, और गुरु वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। और बुध उस नॉलेज को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट कर पाएगा, तो नॉलेज बेस्ड अर्निंग होगी और ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, मल्टीपल फील्ड में हो सकता है, ठीक है। वो कब होगा, वो पूरे ग्रह की पूरी कुंडली का एनालिसिस करके हम स्पेसिफिक आउटकम पे पहुंचेंगे, लेकिन जनरली ऐसी सिचुएशन में यही होता है, ठीक है। अगला बताते हैं, आखिरी जो सप्त महाधनी योग है, तो अभी तक 6 योग हो गए, अब 7वां जो महाधनी योग है उसमें क्या होता है, जब चंद्रमा यहाँ अपनी राशि में हो, चंद्रमा की एक ही राशि है, और यहाँ शनि शुभ होके बैठा हो। अब कहने को शनि और चंद्रमा की आपस में दृष्टि है, नेगेटिव दृष्टि है, लेकिन इस केस में उसे कंसीडर किया जाएगा। रीजन, शनि बहुत स्लो चलते हैं और चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं, है ना। तो जब ये साथ में होते हैं, तो अभी मैंने आगे एक योग समझाऊंगा, विष योग या विष दोष कहते हैं, वो शनि और चंद्रमा को लेके ही है। लेकिन जब ये आमने सामने होते हैं और किसी योग का निर्माण कर रहे होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तो वो जो जनरल जिस तरह से बिहेव करते हैं उस बिहेवियर में चेंज आ जाता है। जैसे गुरु की उपस्थिति में चंद्र और शनि न्यूट्रल हो गए थे, ऐसे ही अच्छे चंद्रमा की शनि पे दृष्टि पड़ रही है तो वो शनि को थोड़ा सा तेज करेगा, और अच्छे शनि की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ रही है तो वो चंद्रमा जो जिस तेजी से बढ़ता है उसको स्लो करेगा। तो दो नेगेटिव लोग आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे चंद्रमा और शनि की जो गति है उसी से बैलेंस बन रहा है, और चूंकि योग बन रहा है इसलिए ये लाभकारी होंगे। अब ये मित्र की राशि में हो, सही डिग्री में हो, नीच का ना हो, उच्च का हो, है ना, गलत ग्रह के साथ युति ना हो, पता चला इस केतु जो होता है इसका मित्र होता है, शनि का होता है ना, लेकिन अगर यहाँ केतु हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि केतु की चंद्र पे दृष्टि आ जाएगी, तो गलत ग्रह के साथ युति ना हो, पूरी जो सारे रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हो, तब जाके ये योग फलित होता है। तो सप्त महाधनी योग को हम ऐसे समझते हैं, जनरली समझें, फिर से मैं बता रहा हूं, राहु और केतु को छोड़ के बाकी 7 ग्रह, यहाँ पे कोई भी एक ग्रह अपनी राशि में बैठे और बाकी ग्रह अलग अलग योग के अनुसार यहाँ बैठे शुभ होके। बाकी ग्रह से मतलब ऐसा नहीं है कोई एक यहाँ हो और बाकी के 6 यहाँ पे हो, इससे मेरा मतलब है 7 तरह के योग हैं जो मैंने पहले आपको समझाए। तो हर एक योग में एक ग्रह यहाँ हो, अपनी राशि में हो, और दूसरा या ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स यहाँ पे हो शुभ होके, और तब जाके वो सप्त महाधनी योग बनता है। अब एक और कंडीशन इसमें हो सकती है कि मान लो चंद्रमा यहाँ है और इसकी युति सूर्य के साथ हो रही है, तो क्या ये बनेगा, बताओ, ये आपके ऊपर है सर। वो बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सूर्य उसको अस्त कर देता है। नहीं, डिग्री अस्त वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर तो बनेगा, हाँ या ना? नहीं सर, आपने बोला ना कि उसमें एक ही हमारा नहीं युति, देखो यहाँ पे भी तो युति बन रही थी। मान लो गुरु शनि चंद्र की युति है, और जो मैंने बताया था ना, और बुध, जैसे वहां पे एक प्लेनेट आया था हमारा केतु, तो नहीं, जैसे वहां पे हमारा केतु आ गया था, हाँ, तो योग नहीं बना था, तो यहाँ पे भी तो नहीं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, वहां केतु बना आया था तो केतु नेगेटिव हो गया, कर दिया था ना उसने सिचुएशन। सूर्य और चंद्र तो मित्र हैं, हाँ। फिर
ठीक है, अगर कभी उस मित्र है वो ठीक है, बाकी अस्त नहीं किया तो फिर बनेगा? वो नहीं, अस्त नहीं किया तो भी नहीं बनेगा। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि सूर्य, शनि की सूर्य पे दृष्टि पड़ गई ना, दोनों शत्रु हैं। आपको 4 कदम आगे का सोचना है, सिर्फ एक स्टेप सोच के नहीं रह जाना है। तो कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही प्लेनेट हो, इसके साथ यहाँ पे गुरु भी हो सकता है। तो चंद्रमा खुद की राशि में, गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है, और यहाँ पे शनि है तो भी बहुत अच्छा योग बनेगा। मान लो चंद्रमा यहाँ 10 नंबर में है तो बहुत अच्छा योग बनेगा। क्यों बनेगा बहुत अच्छा योग? क्योंकि गुरु और शनि तो जब योग कारक होते हैं तो वो एक दूसरे को शत्रु मानते ही नहीं। लेकिन सूर्य के यहाँ जाने से शनि और सूर्य तो शत्रु है ना, वो चंद्रमा के साथ बैलेंस बना रहा है, सूर्य के साथ थोड़ी बनाएगा पहले। तो ये बारीक चीजें देखनी होती हैं आपको। आपने जल्दबाजी में देखा, अरे सूर्य आ गया, डिग्री भी सही है, हाँ सर योग बन गया, पता चला वो आदमी तो पैसे के लिए बड़ा परेशान है और आपने योग बता दिया, अरे आपका तो सप्त महाधनी योग में से एक योग है। तो वो कहेगा कहाँ योग है सर, इतने कर्जे में हूँ, प्रॉपर्टी नहीं है, ये परेशानी ऊपर गिनाने लगा। आपको पता नहीं ये क्या हो गया। इसलिए कहते हैं हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। यू मस्ट टेक योर टाइम। कोई जजमेंट देने से पहले आपको सोचना होगा, तब आप बताएं, ठीक है? तो सप्त महादानी योग आपको समझ में आ गया। आगे भी हम योग और दोष बताते जाएंगे आगे की क्लासेस में भी। आपको ये कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर मेंशन करें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिखाते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।